फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 31 दिसंबर है और 30 दिसंबर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये सिंपल, इजी एंड हैंड रिटन नोट्स है। और सबसे खास बात है कि आज 31 दिसंबर है, साल 2023 का अंतिम दिन। कल हम 2024 में एंट्री मार लेंगे। चलो फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द ग्रेटेस्ट मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1630, यानी 1630 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स, जिसको हम शिवशूत्रा बोले जाते हैं, उनकी टेक्निक का भी यूज़ किसने किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अब न्यूज़ क्यों है, ये क्यों न्यूज़ में आए हैं, तो उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले इंडियन नेवी ने क्या किया है कि न्यू इक्विलेट्स, आपको ये चिन्ह दिख रहे होंगे, ये कहाँ लगते हैं? हमारे सोल्जर पर लगते हैं, कंधे पर लगते हैं। इन चिन्ह के इंडियन नेवी ने नए चिन्ह डेवलप किए हैं। उस एडमिरल, देखो बीच में एकदम आपको चिन्ह दिखा होगा, एडमिरल, वो डेवलप किया है। रीजन ये क्योंकि बाकी सब जो चिन्ह थे, वो जो साइंस थे, वो कहाँ से लिए गए? जो कॉलोनियल इंडिया से चले आ रहे हैं। मतलब अभी तक हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम कोलोनिज्म को लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो ये है एडमिरल, जो इंडियन नेवी ने अनवील किया है, न्यू इक्विलेट्स फॉर एडमिरल्स। ठीक है, तो अभी हमको क्या समझना है इसके अंदर? देखो या नीचे लाइन दिखी हुई, इन हिज रिमार्क्स एट द नेशनल नेवी डे सेलिब्रेशन मिस्टर मोदी सेड बाय सीकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। अब एक छोटी सी चीज़ समझो, शिवाजी महाराज सबसे ज़्यादा नेवी के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर नेवी की शुरुआत किसने की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसलिए, और ये जो एम्बलम है, जो ये इक्विलेट्स है, ये भी नेवी से रिलेटेड है। तो जब मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला, तो उसी बात पर हमारे लिए न्यूज़ में क्या काम किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे पहले ये मराठा एम्पायर के फाउंडर थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर। उनका जन्म कब हुआ? 1630 में, फरवरी 19 को। और कौन से पोर्ट पे हुआ? तो शिवनेरी फोर्ट, पुणे के अंदर शिवनेरी फोर्ट है। फादर का नाम शाहजी भोसले, मदर का नाम जीजाबाई। उसके बाद उनको इंडियन नेवी का फादर जाना जाता है। आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने लोकप्रिय हैं, और इंडियन नेवी का फादर उनको जाना जाता है। एस्टेब्लिश्ड ए नेवी एंड फोर्ट एट द कोस्ट लाइन टू डिफेंड द कोंकण साइड ऑफ महाराष्ट्र, यानी उन्होंने एक नेवी एस्टेब्लिश की थी और फोर्ट एस्टेब्लिश किए कहाँ पर? कोस्ट लाइन पर, जो समुद्र किनारे, ताकि कोंकण साइड, महाराष्ट्र का जो कोंकण साइड है, उसको बचाया जा सके। क्योंकि कोंकण साइड के पास में नदी बहती थी, इसलिए उन्होंने कोस्ट लाइन पर क्या किया? एक नेवी को एस्टेब्लिश किया। ये सेक्युलर रूलर थे, मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, धर्म, पंथ के लोगों को, सभी का सम्मान करते थे। और सबसे खास बात है कि इन्होंने अंतिम सांस तक किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और मराठा एम्पायर को इतना मजबूत बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सपोर्टर ऑफ वुमन एंड देयर ऑनर, और ये वुमन के भी सपोर्टर है और उनके सम्मान के भी सपोर्टर है। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसको अष्टप्रधान बोला जाता है, जो उनको एडवाइस करती थी। याद रखना है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जिसको अष्टप्रधान बोला जाता था, वो उनको एडवाइस करती थी। और ये वुमन के सपोर्टर थे और देयर ऑनर के सपोर्टर थे। ही वॉज कॉल्ड एज द माउंटेन रेड एंड नॉन फॉर हिज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिस, उनको क्या बोला जाता है? माउंटेन रेड बोला जाता है, और उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिस के लिए उनको जाना जाता है। चलो ये टॉपिक हमने अच्छे से देख लिया। बस ध्यान रखना, 1630 को उनका बॉर्न हुआ था, शिवनेरी के फोर्ट में हुआ था। ये टॉपिक हो गया है। चलो अभी देखो, आपको कौन दिख रहे हैं न्यूज़ के अंदर? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो आपको दिख रहे होंगे। चलो, तो अभी हमको क्या पढ़ना है? इंडिया रशिया की रिलेशनशिप को पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी क्या हुआ कि मीटिंग हुई थी, अभी इंडिया और रशिया की एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी। किनके बीच में? दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। एक तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। तो उसमें क्या डिसाइड किया गया? सबसे पहले उसके अंदर एक तो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन से रिलेटेड डिटेल्स को डिसाइड किया गया, जिसमें डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि हम दोनों देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, दोनों देश एक साथ मिलकर डिफेंस पर काम करेंगे। अभी रशिया 45% जो हमारे इंडिया की डिफेंस सप्लाई होती है, वो कहाँ से हो रही है? रशिया से हो रही है। एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी जस्ट, मतलब अपन ने 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कुदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अंदर कोई किसकी हेल्प होगी? उसके अंदर असिस्टेंस होगी हमारे रशियन न्यूक्लियर एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, उनकी हेल्प होगी। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, और रशिया की जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके द्वारा हेल्प की जाएगी कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। अब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, डिस्कशन ऑन मल्टीलेटरल फोरम एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन पर भी डिस्कशन होगा। जैसे कि अभी हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो उसमें हमारे को रशिया का सपोर्ट मिलता है। तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पर भी बात हुई है। अब हम पढ़ लेते हैं इंडिया रशिया की रिलेशनशिप को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जब कोल्ड वॉर हो रहा था, 1991 की बात है, उससे पहले इंडिया और सोवियत यूनियन हैड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब समझो, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, तभी से ही रशिया का हमें पूरा असिस्टेंस, पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, कब तक मिला? मतलब पहले सोवियत यूनियन था, तो 1991 तक, 1991 तक हमको सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिलता था। उसके बाद जैसे 1991 के अंदर कोल्ड वॉर हुआ, ये सब देश बंटवारा हो गया, तो उसके बाद जो रशिया था, उसने भी इंडिया के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप निभाई। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया इनहेरिटेड इट्स क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया। लेकिन अभी कोविड-19 के बाद हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। उसका रीज़न क्या है? उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की एंट्री होने से। और पहले हम 67% सामान, डिफेंस का सामान कहाँ से लेते थे?
रशिया से, लेकिन अभी सिर्फ हम 45% लेते हैं, तो उनकी ट्रेडिंग में भी कमी हुई है। तो अब रशिया के लिए तो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है ना। हमने इजराइल और दूसरे देशों के साथ, यूएसए के साथ में जो डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं, तो रशिया से धीरे धीरे डिफेंस के इक्विपमेंट कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये रिलेशनशिप कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये था। और हमारी यूएसए की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस के कारण रशिया को लगा, तो उन्होंने भी पाकिस्तान और चाइना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया वैसा, तो इसलिए थोड़ी रिलेशनशिप डाउन हुई थी। अभी क्या हुआ है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट किया है 2024 में रशिया आने के लिए। अब पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखो, 2 इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की स्थापना हुई है, जिसमें 1 ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है IRIGC TEC, और अनदर ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। बायलैटरल ट्रेड क्या है, 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 के अंदर 7वां जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, रशिया था। याद रखना है, सबसे 7वां बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, रशिया। $13 बिलियन इन 2021 से 22। अब इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि $13 बिलियन का हमारे बीच में ट्रेडिंग होती है। कब, 2021-22 के अंदर। 2021-22 में हम पहले 25वीं पोजीशन पे था रशिया ट्रेडिंग के मामले में, लेकिन अभी 7वां बन गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल भर भर के मंगा रहे हैं रशिया से। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद क्रूड ऑयल की सप्लाई सबसे ज़्यादा रशिया से बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग गई है, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ गया है। उसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप, हमारी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, मतलब आर्मी, नेवी और मतलब जल सेना, वायुसेना और एयरफोर्स, तीनों के साथ में हमारी एक्सरसाइज होती है। उसका एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंदिरा। और किसके बीच में होती है, दोनों देशों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। याद रखनी है, जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम है, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम इंडिया के अंदर ही डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडिया और रशिया दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर हो गए, 5th जनरेशन फाइटर मतलब जेट प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम, तो ये सब में रशिया हमारी इंडिया को सपोर्ट करेगा, ताकि इंडिया के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे इंडिया का विकास हो। मिलिट्री इक्विपमेंट कौन कौन से सप्लाई करता है रशिया, S-400 नाम सुना हो, जिससे रशिया मतलब इजराइल में आयरन डोम है, वैसे रशिया का S-400 है, वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट है, आयरन डोम की तरह ही। कामोव KA-226, T-90S भीष्मा और INS विक्रमादित्य, ये सब किसने सप्लाई किए हैं, ये सब सप्लाई करने वाला रशिया है हमें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सोवियत यूनियन ने असिस्टेंस दी है। उस टाइम पे आपको पता है सोवियत यूनियन की जो असिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हो गया। उसके अलावा इंडियन जो सैटेलाइट थी आर्यभट्ट और भास्कर, 1984 में लॉन्च करने में किसकी मदद थी, रशिया की मदद थी। आर्यभट्ट और भास्कर जो कि हमारे पहले इंडियन सैटेलाइट थे, आर्यभट्ट और भास्कर इन 1984। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, तो यूएसए का क्या होता है, वो समय के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन रशिया ने हमारा सपोर्ट कभी नहीं छोड़ा है। अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमारा सपोर्ट रशिया को पूरी तरीके से था। उसके अलावा हमने उनसे क्रूड ऑयल, उनकी जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन हमने ऑयल परचेज करके उनकी इकोनॉमी को भी उभारा है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया, इंडिया के लिए रशिया की सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा इशू है चाइना। धीरे धीरे चाइना की ओर अट्रैक्ट हो रहा है रशिया, तो अगर हमें उस जियो पॉलिटिक्स में बने रहना है और हमें हमारे जो साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस रखनी होगी, तो रशिया हमारा एकदम जोरदार वाला पार्टनर होना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, और अगर चाइना की तरफ रशिया का रुख बढ़ता है तो उसके कारण अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा। इमर्जिंग न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट, उसके अलावा नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हाई टेक्नोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रो इंडस्ट्री हो गया, रोबोटिक्स हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो इसमें रशिया ने ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर रखी है, हम उनके टैलेंट का यूज ले सकते हैं। कॉम्बेटिंग टेररिज्म, अगर हमें हमारे देश में टेररिज्म को खत्म करना है तो हमको रशिया की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है, स्पेस प्रोग्राम में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो यूएसए को कम्पीट करते हैं स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हर चीज़ में अब जैसे पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो हमारे पास भी वो मिलिट्री इक्विपमेंट होने चाहिए, और मोस्टली इक्विपमेंट हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से। पहले रशिया ने एक पॉलिसी बना रखी थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को हम इक्विपमेंट देंगे ही नहीं, लेकिन अभी उस पॉलिसी को हटा दिया है उन्होंने। उन्होंने वहाँ ही अपने रशिया के अंदर ही एक पास कर रखा था कि नो मतलब इक्विपमेंट टू पाकिस्तान, लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान को इक्विपमेंट वाली जो एक्ट है उसको हटा दिया है, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशनशिप थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद सपोर्टेड मल्टीलेटरल फोरम्स, एग्जांपल सपोर्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर भी सबसे बड़ी सपोर्ट किसका है, रशिया का। रशिया का मिलिट्री एक्सपोर्ट, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ये टॉपिक देख लिया। अभी आपको फोटो में दिख रहा होगा ये कौन है, ये हम पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड होते हैं वो हम कहाँ छिड़क रहे हैं, हमारे फार्म्स के अंदर, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को देखो, और क्या पेस्टिसाइड छिड़कना अच्छी बात है, देखो उसके बेनिफिट्स भी है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता से अधिक हर चीज़ खराब होती है, वैसे ही पेस्टिसाइड पॉइजनिंग बोला जाता है इसको। तो अभी क्या हो रहा है, ओपन सेल ऑफ हजार्डियस पेस्टिसाइड कंटिन्यूज टू इंपैक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स इन महाराष्ट्र। तो अभी क्या, जो हजार्डियस पेस्टिसाइड होते हैं जिन पर बैन लगा दिया गया है, उनकी भी सेलिंग हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। अब समझो पेस्टिसाइड्स क्या होता है, तो केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस इंटेंडेड टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय और कंट्रोल डैमेज फ्रॉम पेस्ट विच हैज बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। अब इस चीज़ को समझो, जो पेस्ट होते हैं, अभी आपने कभी सुना होगा कि हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल कर दिया। क्यों कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। वैसे खेतों के अंदर भी, क्रॉप्स के ऊपर, या जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी अगर कई कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जिनको उससे डैमेज से बचाने के लिए उन पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, केमिकल का छिड़काव किया जाता है, उसको बोला जाता है पेस्टिसाइड।
पोज सीरियस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। और आप सोचिए कि अगर हम पेस्टिसाइड कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल घर में करवा रहे हैं, तो क्या उससे बेनिफिट होगा? नहीं, बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। इसके कारण ह्यूमन हेल्थ को सीरियस रिस्क हो सकती है एंड एनवायरनमेंट को भी, व्हेन दे आर मिसयूज्ड, ओवर यूज्ड और सोल्ड इलीगली, जब उनको इलीगली बेच दिया जाता है, मिसयूज कर दिया जाता है, ओवर यूज कर दिया जाता है। अब इसके टाइप समझ लो। एक होता है इंसेक्टिसाइड्स यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट आर नोन एज इंसेक्टिसाइड्स। तो इनको यूज़ किया जाता है ताकि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम इंसेक्ट से एंड पेस्ट से। इनको बोला जाता है इंसेक्टिसाइड, याद रखना, इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। उसके बाद फंजीसाइड्स, एक तो होता है इंसेक्टिसाइड्स, एक होता है फंजीसाइड्स। ये सब टाइप से पेस्टिसाइड्स के। अगर प्लांट को प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट एंड पेस्ट से तो उसको इंसेक्टिसाइड, और अगर ऐसा कोई जैसे, और क्या बोलते हैं फंजीसाइड क्या होता है, तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल होता है जिसको जो फंजाई डिसीज होती है उससे प्लांट्स को फंजाई डिसीज से बचाने के लिए यूज किया जाता है। एक होता है हर्बिसाइड्स, याद रखना हर्बिसाइड्स क्या होता है, केमिकल दैट किल, जो केमिकल ऐसा जो कंट्रोल और मतलब जो किल करता है और कंट्रोल करता है द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन कल्टीवेशन एरिया। कल्टीवेशन एरिया में वीड्स अगर बढ़ जाते हैं आवश्यकता से अधिक तो हर्बिसाइड के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है बायोलॉजिकल ओरिजिन के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, यानी एक तो होता है एनिमल्स, एक होता है प्लांट्स एंड एक होता है बैक्टीरिया, उनके जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का पेस्टिसाइड किया जाता है। अदर्स के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड फ्यूमिगेंट्स, इनके द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। चलो अब पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है इसको समझ लो साथ के साथ। टर्म दैट रेफर्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमन और एनिमल्स। अब पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर पेस्टिसाइड का आप छिड़काव बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसके कारण धीरे धीरे वो जहर बन जाएगा। कितनी बार हजार्डियस केमिकल को भी छिड़काव कर दिया जाता है, किससे? कीड़े मकोड़े से बचने के लिए। तो उसका वो अगर फूड चेन का पार्ट बन जाएगा तो किसके मतलब बॉडी में जाएगा? ह्यूमंस की बॉडी में जाएगा। फार्मर्स को उसके, अगर वो फार्मर्स के बॉडी पर छिड़कने आ जाता है गलती से छिड़काव करते टाइम पे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। तो टर्म दैट रेफर्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमंस और एनिमल्स। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू WHO पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स। यानी पेस्टिसाइड जो पॉइजनिंग होती है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स के बीच में जो डेथ का मेन रीजन क्या है? पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो अक्यूट शॉर्ट टर्म और एक होता है क्रॉनिक लॉन्ग टर्म। अक्यूट का मतलब होता है कि धीरे धीरे अक्यूट पॉइजनिंग अकर्स व्हेन ए पर्सन इंजेस्ट इन हेल्थ और कम्स इनटू कांटेक्ट विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन ए शॉर्ट पीरियड। यानी एक छोटे से टाइम के अंदर आप सोचिए कि हमने कोई छिड़काव किया, जैसे अभी आप कभी देखते होंगे हम एसिड डालते हैं, तो एकदम अगर एसिड के पास चले जाते हैं तो उसकी स्मेल से इमीडिएटली कभी कभी तो हमारी श्वास रुक जाती है, और ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एसिड की सुगंध सूंघ ली तो आपको उस टाइम के लिए बेहोश भी हो सकते हो वैसा। तो वैसे ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर आप उनको किसी मतलब बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर एकदम ज़्यादा उनकी जो गंध या उनकी स्मेल हमारी बॉडी में ज़्यादा चली गई है तो उनसे डेथ भी हो सकती है, और उसको बोला जाता है एक्यूट पॉइजनिंग, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर होती है और श्वसन क्रिया के द्वारा हमने बहुत ज़्यादा इनहेल कर दी है हमारे जो ये इस टाइप के जो पेस्टिसाइड के इफेक्ट को, पेस्टिसाइड की गंध को। लेकिन क्रॉनिक पॉइजनिंग का मतलब व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज टू लो डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डैमेज टू ऑर्गन। अब एक चीज़ को समझो, क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया है, किसान लोग क्या करते हैं कि अगर किसी केमिकल या जो पॉइजनिंग वाला पेस्टिसाइड है या हजार्डियस केमिकल की हमने अगर पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव कर दिया है तो वो फूड चेन का पार्ट बन जाएगा। धीरे धीरे वो जब तक हम उसको कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे जब उन क्रॉप्स को कंज्यूम किया जाएगा तो वो क्या होंगे, उन क्रॉप्स का कंजम्पशन जब हो जाएगा तो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, हमारे लंग्स है उससे खराब हो जाएंगे। तो अगर लंग्स उससे खराब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे होता है। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूस बेसिस पर धीरे धीरे कंज्यूम करते जा रहे हो तो उससे क्या होगा, क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। चलो ये चीज़ भी देख लिए। अब रिसेंटली बैन पेस्टिसाइड, ऐसे कौन कौन से पेस्टिसाइड है जिनको बैन कर दिया गया है अभी रिसेंटली 2023 में? एक तो है डाइकोफोल, डाइनोकेप, मेथोमाइल्स और मोनोक्रोटोफॉस। ये सब चीज़ें अभी हमने बैन किया है। थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है मेथोमाइल एक क्या है, तो ये पेस्टिसाइड है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड का रेगुलेशन क्या होता है, तो रेगुलेट किसमें किया जाता है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में और इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971 में। गवर्न करता है द रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पेस्टिसाइड्स की सेल और मैन्युफैक्चरिंग है और रजिस्ट्रेशन को कवर करने का काम इस एक्ट के तहत आता है। ये इसको एडमिनिस्टर करता है, कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। चलो अब कंसर्न भी देख लो। अगर आप सोचो कि सबसे मेन चीज़, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, कैसे? अगर कंसर्न आएगा तो सबसे पहले तो ये फूड चेन का पार्ट बन जाएगा, तो ये हमारे किसको इफेक्ट करेगा, कंज्यूमर्स को। अगर ये फार्मर्स को किससे इफेक्ट करेगा, तो क्रॉनिक को लो लेवल पेस्टिसाइड एक्सपोजर, अभी हमने पढ़ा था कि एक्यूट और क्रॉनिक, धीरे धीरे अगर वो स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे उनकी बॉडी पे लग गया कंटिन्यूसली, अगर वो 10 दिन तक स्प्रे कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉडी का पार्ट बनता जाएगा वो, और जब बॉडी पर एक्स्ट्रा से ज़्यादा हुआ उनकी डेथ भी हो सकती है, या उनकी स्किन से रिलेटेड कैंसर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हेडेक, फटीग, टेंशन, एंगर, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, पार्किंसन डिसीज यानी मेमोरी लॉस, सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कंज्यूमर्स पर इफेक्ट क्या होंगे, तो पेस्टिसाइड्स गो अप द फूड चेन बाय वर्किंग थ्रू द एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑन एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स, यानी एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स पर जो इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा फूड चेन का जो पार्ट होता है वो भी बन जाएगा, और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आएगा, कंज्यूमर्स पे आएगा, जिससे कैंसर होने वाली बीमारियां भी हो सकती है।
एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड का आप बार बार कर रहे हो तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा तो अगली बार जो फसल उगाओगे उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो सकती है। और अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है अल्टीमेटली। रेगुलेटरी इशू क्या है, एग्रीकल्चर कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है वो एक सेंट्रल एक्ट है और उसमें अमेंडमेंट भी कौन कर सकता है, सेंट्रल। तो स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो स्टेट के यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है इससे रिलेटेड, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब वे फॉरवर्ड देखो, हमको रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, रेगुलेट करना होगा इलीगल सेल को एंड मिस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स को, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए फार्मर्स को, और ऑर्गेनिक क्रॉपिंग पर फोकस होना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम पर फोकस होना चाहिए, और कंपनसेशन मैकेनिज्म पर भी हमारा फोकस होना चाहिए, कैसे कि जो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेशन दिया जाए। अब आप बोलोगे फार्मर्स को कैसे नुकसान होगा, देखो अगर जैसे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो फसल हुई एग्जाम्पल 10,000 रुपये की, लेकिन हम अगर ऑर्गेनिक तरीके से चलते हैं तो फसल कितनी होगी, केवल 8,000 की। तो 2,000 को जो फार्मर का लॉस हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई गवर्नमेंट को करनी होगी। गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे खाद लाने चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो, इस टाइप की खाद को डेवलप करना चाहिए, उस पर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करो कि आप जो इस तरह की पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो रही है तो ये जहर है, और ये अल्टीमेटली अभी तो एक नॉर्मल मतलब शॉर्ट टर्म में तो ये इनकम दे देगा, लेकिन लॉन्ग रन में अपने जो बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, उसको खराब करेगा। तो ये चीज़ भी हमको उनको समझानी होगी। और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स यानी रेगुलेट करता है इलीगल सेल एंड मिसयूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड के जो मिसयूज होता है और इलीगल सेल को रेगुलेट करने का काम भी करता है। तो उसके लिए हमको रेगुलेटिंग रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो ये टॉपिक देख लिया है। अब आपको एक ये दिख रहा होगा, ये अवार्ड है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक थ्रू अवार्ड। तो समझ लो किस किस को अभी ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है, वो मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, 3 मिलियन US$ की अमाउंट मिलती है। और ये अवार्ड किस में मिलता है, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आपको कौन कौन पर्सन को मिला है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 2012 के अंदर। ये आउटस्टैंडिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने फंडामेंटल साइंस के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, और ऐसे जो सेक्टर्स है जो बिल्कुल अलग है न्यू सेक्टर्स के अंदर, या जो लाइफ साइंस है उसके अंदर एक ऐसी रिसर्च की है जो कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट निकाल दिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनको ये ऑनर अवार्ड दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू प्राइज इज अवार्डेड इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, जैसे लाइफ साइंस के अंदर, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन के अंदर, फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर मॉनेटरी प्राइस कितनी जाती है, 3 मिलियन US$ मॉनेटरी प्राइस दी जाती है। अब एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल तो बता दिया मैंने कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने कोई निकाली है, पार्किंसन डिसीज के लिए कुछ निकाला है, तो अभी इस चीज़ को मैं आगे समझा रहा हूँ कि किन किन को मिला है। थोड़ा सा नाम याद रखना, देखो ज़्यादा जरूरी नहीं है बट याद रखना है। लाइफ साइंस कैंसर ट्रीटमेंट एडवांस, तो लाइफ साइंस के अंदर एक व्यक्ति ने कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब उसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला है, तो उसका नाम है कार्ल जून एंड माइकल सेडलियन। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल्स में बदलाव करके भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद एक साइस्टिक फिब्रोकोसिस ब्रेक थ्रू, मतलब ये बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर जो एयरवे पाइप होता है हवा को इधर से उधर ट्रांसमिट करने का, उसके अंदर म्यूकस जम जाते हैं। उसके अंदर अगर म्यूकस जम जाते हैं तो उसके कारण ये बीमारी होती है साइस्टिक फिब्रोसिस। तो उसके लिए एक सेबाइन हेडिडा, पोल निग्लोस्क्यू और फ्रेडरिक वेन, इनको ये अवार्ड मिला है। चलो, पार्किंसन डिसीज है टू थॉमस गेसर, एलन सिड्रेंस्की और एंड्रू सिंगलेटन, इनको 3 जनों को अवार्ड मिला है। और इन्होंने क्या किया है कि इस डिसीज के लिए क्लू निकालने की तैयारी की है, क्योंकि देखो मेमोरी जब लॉस हो जाता है उसको बोला जाता है पार्किंसन डिसीज। चलो, ये टॉपिक भी हो गया माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम। चलो, अब साथ के साथ ही अगर ब्रेक थ्रू अवार्ड आया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि रेयर डिसीज क्या होती है, क्योंकि ये जो डिसीज होती है जो इनको ब्रेक थ्रू अवार्ड मिलता है वो रेयर डिसीज के केस में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो ऐसी डिसीज है जिनका एक्चुअल में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और अगर ऐसे इंसान कैंसर है जैसे उसका ट्रीटमेंट निकाला जा रहा है तो वो अपने आप में रेयर डिसीज है, अगर उसका ट्रीटमेंट निकाला जा रहा है तो ये समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब रेयर डिसीज को क्योर करना क्यों डिफिकल्ट होता है, अब आप देखो रेयर डिसीज होता क्या है, तो इट इज ए हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रिविलेंस दैट अफेक्ट ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कंपेयर्ड विद अदर प्रिविलेंट डिसीज। तो इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं उनको अफेक्ट करने का काम करती है, जिसके अंदर मतलब उसके उनके जो वो हमारे पेशेंट होते हैं उनके अंदर ऐसी डिसीज होती है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। और नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ रेयर डिसीज, रेयर डिसीज की कोई नॉर्मल डेफिनेशन है नहीं, क्योंकि रेयर डिसीज मतलब बिल्कुल रेयरली होती है। केवल आप सोचिए कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्ल्ड के अंदर 8% पॉपुलेशन के अंदर रेयर डिसीज है। अब सोचिए कि कितने कम लोगों के पास अगर कोई ऐसी डिसीज होती है जो मोस्टली लोगों के पास होती है तो उसको रेयर नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा 7,000 से 8,000 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये डिसीज पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं क्लास मतलब नॉन रेयर डिसीज है, कि इतने लोगों के अंदर तो रेयर इतनी नॉन रेयर डिसीज है अभी। उसके अलावा 8% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जिसमें से 75% तो बच्चे हैं, क्योंकि जो नए नए नवजात बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की रेयर डिसीज आ जाती है। एग्जाम्पल क्या है, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, नाम ही नहीं सुना होगा आपने, साइस्टिक फिब्रोसिस, हेमाफोलिया, पार्किंसन डिसीज, इन सबको बोला जाता है रेयर डिसीज बोला जाता है। चलो, अब एक नेशनल पॉलिसी है इंडिया के अंदर रेयर डिसीज के लिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। फोकस करती है रिसर्च एंड लोकल
प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन होती है उसके लोकल प्रोडक्शन और रिसर्च पर फोकस करने का काम करती है। टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट की कॉस्ट को लोअर करना। इस नेशनल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि जो हमारी रेयर डिसीज के जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट को लोअर करना है। उसके अलावा टू स्क्रीन एंड डिटेक्ट रेयर डिसीज एट अर्ली स्टेज विच कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन, तो इसको स्क्रीन एंड डिटेक्ट करना है रेयर डिसीज को, रेयर डिसीज को हमको डिटेक्ट यानी पता लगाना है और उसका एट अर्ली स्टेज विच कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन, जिसकी हेल्प की जाती है, मतलब जिसको प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम क्या करेंगे, रेयर डिसीज को पहले तो स्क्रीन करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे, ताकि क्या उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई बीमारी और ना पैदा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ना फैले। तो एट अर्ली स्टेज विच कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन। अब आप सोचिए, अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो हम उसकी नॉर्मल मेडिसिन या नॉर्मल थेरेपी के थ्रू भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट स्टेज होती है तो वहाँ पर रेयर डिसीज से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब की प्रोविजंस फॉर कैटेगराइजेशन, उसके अंदर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में उसको अलोकेट किया गया है। डिसऑर्डर अमेनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ग्रुप 1 में वो डिसीज रेयर डिसीज शामिल होती है। जैसे रेयर डिसीज 3 टाइप की होती है। हमारे इंडिया के अंदर जो नेशनल पॉलिसी डेवलप की है उसके अंदर 3 टाइप से रेयर डिसीज को क्लासीफाई किया गया है। पहला ग्रुप 1, उसके अंदर ऐसे डिसऑर्डर जो कि एक बार उनको केवल एक बार ही ट्रीटमेंट चाहिए, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और ग्रुप 2 डिसीज जो रेयर डिसीज इंडिया के अंदर डेवलप की है, मतलब उन्होंने बोला कि इसके अंदर कौन सी रेयर डिसीज को डालेंगे जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग और लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। उसके अलावा ग्रुप 3 के अंदर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट वेरी कॉस्टली लाइफ लॉन्ग, ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, ये चीज़ भी पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा और लाइफ लॉन्ग चलेगा। लेकिन जो ग्रुप 2 होता है उसमें थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, बस लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहेगा। और ग्रुप 1 डिसीज के अंदर कौन कौन सी होगी, केवल एक बार क्यूरेबल ट्रीटमेंट, यानी एक बार से ही वो तैयार हो जाएगी। चलो ये टॉपिक देख लिया। उसके अलावा ग्रुप 1 पेशेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, कितना, 20 लाख तक का, अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत उनको 20 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा पेशेंट को, ये भी पढ़ लेना। अब कौन कौन से व्यक्ति है जिनको ये सपोर्ट दिया जाएगा, एक तो बीपीएल पॉपुलेशन को, और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर एलिजिबल है उन पर्सन्स को 20 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा। और अल्टरनेटिव फंडिंग क्या है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है रेयर डिसीज से किसी बच्चे को बचाने के लिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हेल्प मांगी जा सकती है, जैसे व्हाट्सअप, सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें इस बच्चे की ट्रीटमेंट चाहिए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो भी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प मांग सकते हैं। चलो ये टॉपिक हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पढ़ना है। 1 सेकंड ना। अब लॉन्च व्हीकल के अंदर एक न्यूज़ आई है कि इसरो एक मिशन लॉन्च करने वाला है 1 जनवरी के दिन, तो हमारे कल 1 जनवरी है और कल मिशन लॉन्च होने वाला है, तो इसलिए हमारे न्यूज़ में क्या गया है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक तो एसएलवी, फिर एएसएलवी, उसके बाद पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी MK3। जीएसएलवी MK3 जीएसएलवी का ही पार्ट है। उसके अलावा एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी डेवलप हो चुका है जो कि न्यू जनरेशन का है। उसके अंदर क्या, मैं अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा। चलो नंबर वाइज चलते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहला रॉकेट डेवलप्ड बाय इसरो वाज कॉल्ड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सॉरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहला जो रॉकेट डेवलप किया गया था। उसके बाद एएसएलवी आया था, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्मॉल सैटेलाइट कैरी कर सकता था 150 किलो को और 150 केजी का, और उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा जा सकता था, किसके द्वारा, एएसएलवी रॉकेट के द्वारा। एएसएलवी ऑपरेटेड टिल 1990, बिफोर मतलब पीएसएलवी के आने से पहले एएसएलवी ऑपरेट करता था, ठीक है। अब पीएसएलवी आ गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको सबसे पहली बार 1994 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल विद लिक्विड स्टेज, इसके अंदर लिक्विड स्टेज वाला पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है। इसके अंदर सॉलिड लिक्विड इस तरह से चलता है, ठीक है। लेकिन अगर जीएसएलवी की बात करेंगे तो उसमें सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, याद रखना है। पीएसएलवी तो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसके अंदर एक तो सॉलिड लिक्विड होगा, लेकिन जीएसएलवी के अंदर 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसके अंदर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। चंद्रयान 1 इन 2008 एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च थ्रू पीएसएलवी, 2013 के अंदर पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 को। और मिशन मंगलयान जिसको हम बोलते हैं, मंगलयान उसको बोला जाता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट ऑफ इसरो, और इसरो का सबसे रिलायबल रॉकेट था ये। और सबसे खास चीज़ पीएसएलवी की क्या है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन हुए हैं वो पीएसएलवी के थ्रू ही हुए हैं। उसके बाद जीएसएलवी को पढ़ लो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मोर पावरफुल रॉकेट टू कैरी हेवियर सैटेलाइट मच डीपर इनटू स्पेस, यानी स्पेस के अंदर ले जा सकते हैं, कितने बड़े से बड़े सैटेलाइट को भी ये ले जा सकता है। कैन टेक 10,000 किलो सैटेलाइट टू लोअर अर्थ ऑर्बिट, एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम 10,000 किलो वाले सैटेलाइट को ले जाया जा सकता है। क्रायोजेनिक अपर स्टेज इन 3rd स्टेज ऑफ जीएसएलवी MK3, और जीएसएलवी जो MK3 इसी का एक पार्ट है, इसी का मतलब जो हम बोल सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है, उसके अंदर 3rd स्टेज का क्रायोजेनिक मतलब अपर स्टेज को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तो पोल्यूशन फ्री होती है, उसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है। चलो नेक्स्ट इसके अंदर ही देखो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जो छोटे लॉन्च व्हीकल होते हैं जो कि 500 किलो तक के सैटेलाइट होते हैं, अगर उनको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमको अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है तो हम एसएसएलवी का यूज करते हैं और ये कैरी करते हैं ऑन इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 इनटू स्पेस। अब इस चीज़ को समझो,
एक हमने इंडिजीनियसली लॉन्च किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी जो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, EOS-03 स्पेस के अंदर, वो हमारे SSLV के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। और अभी बहुत सारे जो देश है वर्ल्ड के अंदर, वो इंडिया के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी इस रॉकेट का यूज करके अपने सैटेलाइट को कहाँ भेजते हैं, अंतरिक्ष के अंदर भेजते हैं, क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में उनके टेलीकम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अर्थ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अभी एक आया है रीयूजेबल रॉकेट, जिसको बोला जाता है फ्यूचर रॉकेट। उसके अंदर क्या होगा कि रॉकेट के कुछ पार्ट्स, जैसे रॉकेट को यूज कर लिया गया, लेकिन उसमें से सारे पार्ट्स खराब नहीं होंगे, 80% पार्ट को वापस अंतरिक्ष के अंदर ऊपर जाने से पहले उसको नीचे गिरा दिया जाएगा समुद्र के अंदर, और उन पार्ट्स का यूज करके वापस उनके यूटिलाइज कर दिया जाएगा। इसमें एक बार तो ये सफल हो चुका है, तो मीन टू बी रीयूजेबल, इसको वापस रॉकेट को रीयूज कर लिया जाएगा, जिससे कॉस्टिंग भी सस्ती पड़ जाएगी। और इनका सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ रॉकेट वुड बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मिशन, वही डिस्ट्रॉय होगा, बाकी सब पार्ट तो उसका वापस से रीयूटिलाइज कर दिया जाएगा। कट डाउन एंड कॉस्ट एंड एनर्जी, बल्क ऑफ इट वुड री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, वो री एंटर कर लेगा एंड लैंड वेरी मच लाइक एन एरोप्लेन, और उसको एरोप्लेन की तरह लैंड करवा दिया जाएगा। पैरासूट का यूज करके उनको प्रॉपर लैंडिंग करवा दी जाएगी और उनको वापस यूटिलाइज किया जाएगा। और फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स आर स्टिल टू बी डेवलप्ड, यानी जो फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है उनको अभी डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन पार्शली जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वो अभी यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसरो हैज डेवलप्ड ए रीयूजेबल रॉकेट जिसका नाम है RLV-TD, याद रखना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, RLV-TD उन्होंने ऑलरेडी इसरो ने एक डेवलप कर दिया गया है, विच हैज ए सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट इन 2016, क्योंकि हमने 2016 में ही इसकी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कर ली थी, किसकी, RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अभी हमने क्या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके अलावा और क्या टॉपिक देखिए हमने, रेयर डिसीज को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, उसके अलावा ब्रेक थ्रू अवार्ड को देख लिया है, एंड उसके अलावा हमने और क्या टॉपिक, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग को देख लिया है, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल को देख लिया है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं उन सबको पढ़ा है, उनमें इंसेक्टिसाइड सारी चीज़ें देख ली है। और उसके अलावा क्या टॉपिक पढ़े हमने, इंडिया रशिया की रिलेशनशिप को देख लिया है। और 1 जनवरी को क्या लॉन्च करने वाला है इसरो, तो इसरो ऑल सेट टू लॉन्च एक्सपोसेट 10 अदर पेलोड्स ऑन जनवरी 1, यानी 10 तो पेलोड्स और एक्सपोसेट को हम लॉन्च करने वाले हैं। और एक टॉपिक और था जिसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे सबसे मतलब हिंदू रूलर के हिसाब से सबसे बेस्ट रूलर थे, और वो एकदम सेक्युलर रूलर थे, और उन्होंने कभी तक जीवन में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जब तक उनका जीवन जिया उन्होंने एकदम मजबूत से और दृढ़ संकल्प के साथ जिया। तो इसी के साथ हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये टॉपिक भी देख लिया। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अच्छे से 31 को सेलिब्रेट करो, कल 2024 आ जाएगा, उसको पूरे अच्छे से हमको एंजॉय भी करना है, और साथ के साथ बहुत नए साल के साथ नई शुरुआत करनी है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।